हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे हमारा लेक्चर 2। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और सिलेबस डिस्कशन पहले कर चुका है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। दिस साइड पुष्पेंद्र सिंह, आपका मेंटोर हिस्ट्री के लिए, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है क्रिस्टल ऑल, जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पढ़ा है और कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं सीयूटी के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक इम्पैक्ट से। अगर बच्चों इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखा जाए तो ये 3 स्टेजेस में कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया है, और वो सारी स्टेजेस हम देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम, कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या रहा था, किसका, ब्रिटिशर्स का। और यहाँ से कुछ सिस्टम्स है, जैसे परमानेंट सिस्टम हो गया, रेतवाड़ी सेटलमेंट हो गया, या फिर महलवाड़ी हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि हाँ किसने इंट्रोड्यूस किया और कहाँ कौन से हिस्से में किया। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है, और इसलिए मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बता दिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये रहने वाला है। आप पूरा लेक्चर मत देखिए, लेकिन वो पार्ट जरूर देख लीजिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का, जहाँ मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, और एट द एंड हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बच्चों देखो, 3 स्टेजेस में अगर बांटा गया है ब्रिटिश कॉलोनिज्म को, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बांटा गया है कि हाँ कैसे उन्होंने इंडिया को रूल करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगाई और कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट पाया। पहले फेज़ को कहा जाता है द मर्केंटाइल फेज़। अब ये जो फेज़ चलता है 1757 से 1813 तक, 1757 से 1813 तक। 1757 इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है, और बंगाल रीजन में खास करके ब्रिटिश का रूल वहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद से ये फेज़ वहाँ से माना जाता है कि हाँ स्टार्ट हो चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, यूज देयर पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज द ट्रेड इन बंगाल। उसके बाद क्या होता है बच्चों, वहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइजेज ऑफ गुड्स लेड टू द वेल्थ फ्लोइंग आउट ऑफ बंगाल टू ब्रिटेन। अब यहाँ से क्या होता है कि जो बंगाल का वेल्थ है वो कहाँ जाने लगता है बच्चों, ब्रिटिश। कैसे जाने लगता है, ब्रिटिश। और कैसे ये एक्सपोर्ट जब जाते हैं तो उसके में जो रॉ मटेरियल होता है या फिर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो इनपुट कॉस्ट लगता है, वो सारा कहाँ से लग रहा था, बंगाल के रेवेन्यू से, और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड में। तो देखो अभी क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो यहाँ तो इंडियन मार्केट को बेनिफिट है। बंगाल यहाँ पर अभी भी क्या है कि अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है। लेकिन अब देखो बच्चों, दूसरी स्टेज आती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, देखिए सेकंड स्टेज होता है द इंडस्ट्रियल फेज, जो स्टार्ट होता है 1813 से 1858 तक। और यहाँ पर ब्रिटिश ने जो लूट मचाई वो आज तक किसी ने नहीं मचाई, किसी भी रूलर ने नहीं। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने एक्ट ऑफ 1813 लाया, जिसके थ्रू वन वे ट्रेड को अलाउ कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि क्या होगा कि वन वे ट्रेड होगा, इंडिया से सीधा कहाँ जाएगा, या फिर ब्रिटिश से कहाँ जाएगा, सीधा इंडिया। अब कैसे जाएगा, इसके लिए एक वे इन्होंने बनाया पूरा। रॉ मटेरियल किसका रहेगा, सारा रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल लगता है। आप समझ लीजिए टी को आपको बनाना है, टी को बनाने के लिए आपको चाय पत्ती लगेगी, शुगर लगेगा। तो ये सारा जो प्रोडक्ट था बच्चों कहाँ से आ रहा था, इंडिया से आ रहा था। और फिर क्या हो रहा था कि ये सारा प्रोडक्ट जो जा रहा था एक्सपोर्ट किया जा रहा था कहाँ पर, ब्रिटिशर्स को इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट कर दिया, अब वहाँ पर टी बनाई जाती थी, वहाँ पर टी बना दी गई। अब इसी टी को बच्चों कहाँ भेजा जा रहा था, इंडिया वापस भेजा जा रहा था, हाई कॉस्ट पर बेचा जा रहा था। अगर यहाँ पर कॉस्ट लग रहा था इसका 40 रुपये, इसका 20 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 60 रुपये। तो 60 रुपये का आपने एक्सपोर्ट करा और उसको आप वापस बेचते हो कितने में, 100 रुपये में। तो आपको कितने का फ़ायदा होता है, 40 रुपये का। तो देखिए रॉ मटेरियल तो जा रहा है, उसका कॉस्ट भी लग रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए कैसे आपको हाई रेट्स पर बेचा जा रहा है इंडियन मार्केट में। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंडियन मार्केट्स को कैसे चीप और मशीन मेड इंपोर्ट से भर दिया जाता है, और जिसके कारण जो इंडियन ट्रेडर्स होते हैं, जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी मार्केट को लूज कर जाता है और उसकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कि इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स। हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स टू इंग्लैंड। तो हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि अगर आप वहाँ से इंपोर्ट भी कर रहे हैं या फिर ऐसे जो ड्यूटीज़ लगती थी, इतने हाई कॉस्टली होता था कि इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ता था, इंडियन पर पड़ता था। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ आया होगा कि हाँ सेकंड फेज़ में कैसे इन्होंने एक पूरा सिस्टम बिल्ड कर दिया कि इंडिया को कॉलोनाइज करके रखना है, और हार्मफुल इफेक्ट्स कैसे पड़ने वाले थे इंडियन मार्केट पर।
तो यही, और इसमें से अगर सवाल भी बच्चों आएगा तो कैसे आ सकता है कि हाँ फर्स्ट फेज़ क्या था, सेकंड फेज़ क्या था, थर्ड फेज़ क्या था, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड फेज़ देखिए फाइनेंशियल फेज़ जो कि 1816 ऑनवर्ड चलता है, और यहाँ पर क्या करा ब्रिटेन ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल कंसोलिडेट कर लिया, ठीक है, और मेकिंग इट अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड अ सप्लायर ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो हम क्या बन के रह गए बस, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडियन मार्केट सिर्फ रह गई सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और दूसरा चीज मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। भाई इंग्लैंड में तो क्या हो गया था बच्चों, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था, वहाँ पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन चुकी थी कि हाँ इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि हाँ उनका जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, तो उनको मार्केट चाहिए थी, और वो मार्केट कहाँ मिली, वो मार्केट थी इंडियन मार्केट। इसलिए हमेशा से ब्रिटिशर्स के लिए जो इंडियन कॉलोनी रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे एक इन्होंने वे तैयार किया, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर फैक्चुअल डाटा है, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ये सवाल आते ही आते हैं, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ कौन से ये चीज़ें कब इंट्रोड्यूस की गई थी। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज कौन से साल में हुआ था, 1853 में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ कौन से साल में हुआ था बच्चों, 1853 में हुआ था। और बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले आया था अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। तो ये तीनों साल आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है जो आता है, ठीक है। और यहाँ पर हैवी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट, ठीक है, पब्लिक डेब्ट इंडियंस पर बढ़ता चला गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या हुआ कि जो इंडिया की वेल्थ है वो क्या होने लगी, ड्रेन होने लगी। कैसे होने लगी ड्रेन, अब देखिए अगर ड्रेन हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें किसका सबसे ज़्यादा रोल रहा, ब्रिटिशर्स का रोल रहा, जो उन्होंने सिस्टम बिल्ड किया, उसके कारण इंडियंस को हार्म होने लगा। तो देखिए क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल टू द फॉर द कंजप्शन ऑफ इंडिया इट्स पीपल। तो इंडिया के जो पीपल थे उन्हीं के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वो रॉ मटेरियल को भेज देते थे, और वहाँ से काफ़ी जो प्रोडक्ट्स है चीप प्रोडक्ट्स या फिर जो क्वालिटी के प्रोडक्ट थे वो तो नहीं आते थे। हाँ चीप प्रोडक्ट होते थे तो लोग भी मजबूर होता था, वो भी सोचता था कि चीप प्रोडक्ट है तो उसको बाय कर लिया जाए, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो इंडियन मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो गई। और ख़ास करके इंडियन मार्केट में भी कौन सी मार्केट बेटा, हैंडीक्राफ्ट मार्केट सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई, हैंडीक्राफ्ट मार्केट हुई, उसका काम ख़त्म हुआ। चलिए अब आगे देखिए, इसमें एक्सटॉर्शन बाय कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम द रूलर्स। तो ये एक्सटॉर्शन तो वो करते ही थे, इसमें कोई वो पॉइंट नहीं है, इसलिए हाँ आपको समझने के लिए ज़रूरी है। और परचेजिंग गुड्स आउट ऑफ बंगाल्स रेवेन्यू एंड एक्सपोर्टिंग दैम, तो ये था एक पॉइंट। और ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव एज फॉर द ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने अपने लिए कौन सा ट्रेड कर लिया, ड्यूटी फ्री, मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा आप ट्रेड करते समय ब्रिटिशर्स को। तो ये बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया। और जो भी सैलरीज होती थी बच्चों या फिर इनकम होता था वो कहाँ जाता था, इंग्लैंड जाता था। कहाँ जाता था, इंग्लैंड। अब समझ लीजिए यहाँ अगर 50,000 ब्रिटिशर्स रहते हैं तो उनकी जो सैलरी है, उनका जो इनकम है, वो सब कहाँ जाएगा, वेल्थ, वो अपने देश भेजेंगे जो कि उनका था ब्रिटेन, ठीक है। और होम चार्जेस पेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरी फॉर दैट सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनकी भी सैलरी कहाँ से दी जाती थी, इंडियन ट्रेजरी से दिया जाता था, ठीक है, इंडियन के फंड से दिया जाता था वो। और इसके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है, और फिर इसको चेंज कराया जाता है जो हमारे लीडर्स आते हैं, फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए हैफ्टी इंटरेस्ट पेड टू द ब्रिटिश इन्वेस्टर्स। अब ब्रिटिश जो भी इन्वेस्टर्स होते थे क्या करते थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो फिर उसको जो इंटरेस्ट दिया जाता था बाद में एट द एंड वो बहुत ज़्यादा दिया जाता था, तो उनको ज़्यादा फायदा होता था, बल्कि ना कि इंडियन मार्केट को। आप देखिए इफेक्ट्स क्या रहे ड्रेन ऑफ वेल्थ के। सबसे पहला, इसने इंडियन जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को रोक दिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पूरी जो इंडियन इंडस्ट्री की जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया या फिर जो भी हमारी अलग अलग जो मार्केट से जो क्रिएट हो सकती थी, जो बड़ी बन सकती थी, उनकी डेवलपमेंट को बिल्कुल हिंडर कर दिया। और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जब आप इम्पोर्टेड गुड्स को यूज़ करने लगते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए हमेशा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रहा, उन्होंने स्वदेशी को ज़्यादा महत्व दिया। स्वदेशी को महत्व देने का कारण यही था क्योंकि उनको पता था कि अगर इसी तरह हम इम्पोर्टेड गुड्स को इंपोर्ट करते रहे और डिपेंडेंट रहे किस पर, फॉरेन पावर्स पे, तो हम कभी भी अपने आप को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी रहा है। और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को भी स्टेन करा। कैसे स्टेन करा, अब देखिए क्या करा जाता था कि आपको अब यहाँ पर अगर कमर्शियलाइजेशन को बढ़ाया गया, अब कमर्शियलाइजेशन को जब बढ़ाया जाएगा
तो उसके कारण क्या होगा, कैश क्रॉप्स उगाए जाएंगे। अब कैश क्रॉप्स में आपने एग्जांपल लिया होगा इंडिगो का, इंडिगो का आपने सुना होगा, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह भी करा था, ठीक है, इंडिगो से रिलेटेड। तो आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कमर्शलाइजेशन होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो फूड स्टेपल फूड होते हैं वो तो नहीं उगाए जाते, लेकिन कमर्शलाइजेशन के कारण कैश क्रॉप्स उगाई जाने लगी और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए। इसके कारण जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कहीं ना कहीं डिटेरियोट होने लगी, उनका फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और डिक्लाइन इन इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो पॉइंट्स थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी, ये आपको बताना है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें एक और रोल रहा है आरसी दत्त का, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका क्रिटिसिज्म, हाँ, किसने किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया और आरसी दत्त ने दिया, ठीक है। इसने इंडियन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रिड्यूस कर दिया और अंडर डेवलपमेंट बनाए रखा, और इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज थी वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। चलिए अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का टॉपिक था वो मैंने अभी आपको कवर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाँ क्या कब इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे रेलवे को कौन से साल में इंट्रोड्यूस कर गया, 1853 में, ठीक है। और फिर फर्स्ट बैंक जब आया हमारा तो वो कब आया, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी हाँ ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। यहाँ पर कुछ रेवेन्यू सिस्टम्स लाए गए ताकि बेटर तरीके से ब्रिटिशर्स क्या कर सके, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है। तो इन्होंने 3 सेटलमेंट लाए थे, ठीक है। कौन कौन सा, जमींदारी, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाता है यहाँ पर रियोतवाड़ी, और रियोतवाड़ी क्या आता है, महलवाड़ी। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, और किसने किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने लाया, फिर मुनरो आए, ठीक है, ऐसे इस तरह से तो चीज़ों को देखेंगे, आयलकूट ने क्या करा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आता है परमानेंट सेटलमेंट, और इसको इस्तमारारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। स्थाई सेटलमेंट था ये, और ज़मींदारी का कहा जाता है। तो इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे बनारस के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसको लाया कौन था, तो कॉर्नवालिस लाया था। कौन लाया था, कॉर्नवालिस, ठीक है, 1793 में, ठीक है। और इसने कॉर्नवालिस ने लॉज को भी कोडिफाई किया था, ये भी आपको याद रखना है कि लॉज को किसने कोडिफाई किया था, कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। और इसका प्लानिंग किसने किया, जॉन शोर ने किया। तो आपको ये नाम याद रखना है, कॉर्नवालिस और जॉन शोर का लेना देना किससे है, परमानेंट सेटलमेंट से है। कौन से साल में आया था, 1793 में आया था। और कौन से रीजन में आया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको यहाँ से फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। उसके बाद आता है ज़मींदार एश्योर्ड ऑफ ओनरशिप, और इसके कारण क्या होता है कि एब्सेंटी लॉर्डिज्म। इसमें देखो एब्सेंटी लॉर्डिज्म क्या होता है बच्चों, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म। अब देखो अगर ज़मींदार जो होते थे बेटा, अगर इनको पता लग गया कि यार हम तो परमानेंट है, हमको कोई हटा नहीं पाएगा, तो ये उस लैंड का देखभाल नहीं करते थे, ये कहीं और रहते थे, ठीक है। और जो भी टीनेंट्स होते थे जो इस पे काम करते थे वो रहते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। अगर उतना प्रोडक्टिव ईयर नहीं रहा उसके बाद भी उनसे टैक्सेस वसूले जाते थे, क्योंकि ज़मींदार को आगे भी देना होता है, ब्रिटिशर्स को भी। तो देखो ज़मींदार बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा सब कुछ है किस पर, टीनेंट्स पर, कि हाँ कि अगर आप ग्रो नहीं करोगे या फिर ग्रोथ उस साल नहीं हुई तो आपको अपनी जेब से देना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आने लगी थी, और इसी के लिए इसी कारण से ज़मींदारी सिस्टम कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिव नहीं था। तो इसके बाद कुछ और सिस्टम्स लाए गए जिनसे इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ था। चलिए अब हम देखेंगे रियोतवाड़ी सेटलमेंट। तो रियोतवाड़ी सेटलमेंट को कहाँ इंट्रोड्यूस करा गया, बॉम्बे और मद्रास में। उसको परमानेंट सेटलमेंट कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में, ठीक है। और इसको बॉम्बे एंड मद्रास में, कौन से साल में, 1820s में, ठीक है। और ज़मींदार ने क्या करा, डिक्लेयर्ड एज ओनर्स। तो वहाँ पर भी ज़मींदार ओनर थे, यहाँ पर भी ओनर थे। यहाँ पर 1/11 हिस्सा कौन रखता था, ज़मींदार, बाकी 10/11 ब्रिटिश रखती थी अपने पास, ठीक है। और ये डायरेक्ट सेटलमेंट था किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और रियोतवाड़ी जो रोज कल्टिवेटर्स थे उनके बीच में।
और रेवेन्यू को कैसे, अब यहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट आया कि हाँ रेवेन्यू कैसे फिक्स हुआ था, सॉइल की क्वालिटी को देखते हुए और क्रॉप की क्वालिटी, ठीक है। साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो को यहाँ ध्यान रखा गया था। और इसमें क्या हुआ कि कल्टीवेटर्स की जो पोजीशन थी थोड़ा सिक्योर थी, लेकिन रिजिड था क्या, रेवेन्यू कलेक्शन, फोर्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। तो अगर ये था कि हाँ अगर कभी भी क्रॉप फेल होती है तो फिर वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे और मनी लेंडर्स के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते थे। इसके कारण कहीं ना कहीं एक ट्रैप में, एक फाइनेंशियल ट्रैप में जो किसान थे वो फंस जाते थे। तो ये आपको इंश्योर करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और रेवतवाड़ी सेटलमेंट हमने पढ़ लिया, कौन से रीजन्स में आया था, बॉम्बे में आया था, एंड कहाँ पे आया था बच्चों, मद्रास में, ठीक है। बॉम्बे एंड मद्रास में आपको याद रखना है, और खास करके मद्रास तो आपको याद रखना है 1820s में आया था। अब आता है हमारा महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम आया था हमारा गंगा वैली के जो पास के रीजन है वहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में, प्लस पंजाब में, ठीक है। और इसमें क्या था कि सेटलमेंट विद द डायरेक्टली जो विलेज के स्टेट्स थे या फिर लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ करा गया, विलेज के जो एस्टेट्स थे या फिर लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है। और इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश द सेटलमेंट विद विलेज कम्युनिटीज़ और महल्स के साथ, उनको महल कहा जाने लगा। और पीरियोडिकली यहाँ पर रिवाइज किया जाता था रेवेन्यू को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सेंट्रल इंडिया और पंजाब के आसपास। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर कवर कर दिया है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक बार आप देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट इकोनॉमी आने लगी, ठीक है, जिसके कारण प्रोमोटेड कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, एनकरेजिंग मनी लैंडिंग को, जिसके कारण जो फाइनेंशियल ट्रैप्स थे वो फंसने लगे। और सोशल डिफरेंसेस इसने बढ़ा दिया, रिच के पास एक्सेस होने लगा किस चीज़ का, कोर्ट्स का एक्सेस होने लगा। जैसे ज़मींदार थे तो वो वेरी इजीली कोर्ट्स को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन एक आम इंसान, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फार्मर जो है, जो सिर्फ खाने भर के लिए भी वो चीज़ें क्रॉप्स को नहीं पा रहा है, उसका इतना इनकम नहीं है, वो क्या कोर्ट को एफोर्ड कर पाएगा। तो ये चीज़ें कहेंगे सोशल डिफरेंशिएशन बढ़ने लगा। और कमर्शियल इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाँ कैश क्रॉप्स को और बढ़ावा देने लगे, उनको प्रायोरिटी देने लगे कि हाँ यार ब्रिटिश की पॉलिसीज़ ऐसी होती थी कि आप लोग कैश क्रॉप्स को उगाओ, क्योंकि वो कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। फिर यहाँ पर डिसप्शन हुआ रूरल सोसाइटी का कैसे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर था कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगे और नई चीज़ें, कमर्शलाइजेशन, लोग प्रॉफिट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे, ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ थी कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होने लगी और ख़त्म होने लगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा बहुत MCQs देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, और आप इसमें बताइए कि हाँ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आप बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और विलियम बेंटिक के समय यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर आता है तो 1820s में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रेवतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी, तो ये उसकी समय की बात है, ठीक है। चलिए, वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौन सी जगह पे इस्टेब्लिश की थी। तो ये काफ़ी आसान है, यहाँ पर आप बड़ा जो नाम है जैसे टाटा का नाम यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, जमशेद जी टाटा, तो जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अब तीसरा बताइए, हमारे पास यहाँ पर रेवतवाड़ी जो सेटलमेंट हुआ, तो रेवतवाड़ी सेटलमेंट में किसका ज़्यादा अहम रोल रहा, ठीक है। तो इसको आप बताइए, और आपको क्या लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है, बताइए। तो रेवतवाड़ी सेटलमेंट आपने दिया होगा आंसर, तो कहीं ना कहीं इसका क्या है, थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो। आप इसको कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जितना से जितना हो सके आपसे क्वेश्चंस, ताकि ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। रेवतवाड़ी सेटलमेंट। अब बताइए यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज, अन ब्रिटिश टर्म का किसने यूज करा, अन ब्रिटिश,
किसने इस्तेमाल किया? तो ये हमारे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रियोतवाड़ी सेटलमेंट इन। तो रियोतवाड़ी सेटलमेंट, ये आपको अभी मैंने पीछे पढ़ा है कि हाँ रियोतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है। तो अगर इनमें से आप आंसर भी देंगे तो मद्रास प्रेसिडेंसी देंगे। ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट उसका वहीं पड़ा था। मद्रास मद्रास के साथ साथ बॉम्बे भी है, तो बॉम्बे क्योंकि बॉम्बे दोनों ऑप्शन दिया है तो बॉम्बे और मद्रास दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाया कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। चलिए परमानेंट सेटलमेंट वाज द फीचर ऑफ, किसका फीचर रहा है ये परमानेंट सेटलमेंट? तो स्थायी चीज़ें जिसमें ज़मींदार ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होने लगे, और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, लैंड लॉर्डिज्म का लेना देना किससे है? तो ज़मींदारी सेटलमेंट से है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के बारे में ज़्यादा रोल किसका रहा है? देखिए यहाँ पर आप दो ये तो बहुत न्यू इकोनॉमिस्ट रहे हैं अमर्त्य कुमार सेन, तो दो ऑप्शन आप हमेशा याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। लेकिन ये जो किताब है किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी पारसी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, पारसी थे। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्टेड हुए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फर्स्ट इंडियन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द रेलवे लाइन लेड बिटवीन द बॉम्बे एंड थाने। तो बॉम्बे से थाने के बीच में आपको बताया गया था कि हाँ ये फैक्चुअल डाटा है, तो 1853 में। ठीक है, 1853 में। और ये आपको बताना है कि हाँ उस समय वहाँ पर गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताइए इसका आंसर कौन था? ये आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसका जो रोल था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था। बस उससे पहले फिर लॉर्ड कैनिंग बन जाते हैं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग से पहले जो भी पॉलिसीज़ रही हैं कि हाँ उस गवर्नर जनरल की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे अब देखिए, आज के लिए हमारे पास जितने एमसीक्यूज़ थे मैंने आपको बच्चों करा दिया है। 8 एमसीक्यूज़ कराएं और बाकी और एमसीक्यूज़ अब मैं आपको कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और इस टॉपिक को आप ज़रूर लैंड रेवेन्यू सिस्टम को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और ठीक है, अगर आपको हमसे कोई डाउट है या कुछ भी है कि हाँ आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है CUT का, तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पे आप ज़रूर मिस कॉल कीजिए या फिर आप टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको PPTs वगैरह और जो कोर्सेज़ हैं हमारे वो आपको यहीं से मिलेंगे, जो कि अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए और इससे कनेक्ट कीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और आपके फ्रेंड्स को भी। आपको कोई ऑफिशियल क्वेरी है कुछ भी है तो आप यहाँ पर crystalallqueries@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री बैच के लिए आप इन्हीं में से कहीं भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू। आप इसको रिवाइज़ कीजिए और फिर हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को मैं आपको अराउंड 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद फिर एंशियंट और मिडवल देखेंगे ताकि जल्दी जल्दी आपका जो CUT का जनरल टेस्ट का हिस्ट्री का सिलेबस वो कंप्लीट हो सके। और फिर हम लोग MCQs की तरफ करेंगे। MCQs प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो चलिए धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।